अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी बिल्कुल जैसा आप जानते ही हैं कि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं 5 10 10 15 मिनट की, और उसमें हम आपसे बात करते हैं, कुछ न्यूज़ अपडेट देते हैं और कुछ वैसे ही अपना भाषण देते हैं। तो बिल्कुल आज भी हम अपने लेटेस्ट भाषण के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से हमको ये सिल्वर बटन मिल पाया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब लोगों के ख्याल करने का, आप सब लोगों के प्यार करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं श्रीलंका की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो श्रीलंका गए थे, और उसके लिए उन्होंने इंडिया से परमिशन मांगी थी कि उनको एयर स्पेस दी जाए, और ताकि उनका प्लेन वहां से गुजर सके, वरना उनको काफी लंबा चौड़ा चक्कर पड़ जाता अगर वो सऊदी अरेबिया से जाते। तो उसके लिए थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट की कि जिन्होंने परमिशन दी, और एक तरह से एक अच्छा दिल होने का सबूत दिया, ये सबूत दिया कि बिल्कुल अच्छे लोग वहां पर रहते हैं और हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, और अपने टर्म्स जो मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत के साथ अच्छे करने चाहिए। तो आई होप कि उसकी तरफ कभी ना कभी लोग बढ़ेंगे और टर्म्स को बेहतर करेंगे। चलें जी, आज की हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो गए जी श्रीलंका, और श्रीलंका में जाकर उन्होंने बात क्या की। उन्होंने कहा कि जी वो चाइना और अमेरिका, इन दोनों में आपस में वो दोस्ती करवा सकते हैं, दोनों के इश्यूज खत्म करवा सकते हैं। उसके ऊपर कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, और यकीनन यूथियों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी कि जो इमरान खान साहब अपने सेनेट के इलेक्शंस में अपनी ही पार्टी के लोगों के दरमियान सुलह नहीं करवा पा रहे कि आखिर वो टिकट किसको मिलेगा, जो कि धड़ाधड़ बेचा जा रहा है इलेक्शन के टिकट, उसके ऊपर वो बात नहीं कर पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि जी वो चाइना और अमेरिका के दरमियान सुलह करवा देंगे। ये तो मतलब चमत्कार ही हो जाएगा अगर वो इस तरह की कोई बात कह देते हैं या कर देते हैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा कि उनका जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि जी जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो जी मुझे तो 14 साल लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। खान साहब जब आप ये बात करेंगे कि जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिलते हैं, जब आप ये बात करेंगे कि आप चाइना और अमेरिका के बीच में सुलह करवा सकते हैं, तो फिर लोग आपका ठीक ही मजाक उड़ाते थे। मेरे ख्याल से कोई कोई गलत बात नहीं है। ऊपर से आपकी मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान, जो आपकी स्पेशल असिस्टेंट हैं या एडवाइजर हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि जी जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है हम लोग बेशुमार दर्जनों यूनिवर्सिटीज, दर्जनों स्कूल और कॉलेजेस बना चुके हैं। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी ही जो है ना वो ड्रग्स एडिक्ट हो गई है, और सबके सब जो है ना वो चरस पी के जो है वो सोए होते हैं, और सुबह उठते ही मीडिया के सामने आते हैं और कुछ भी ऑल फॉल आए बाएं शाएं करके निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा सोच के बोला करें, क्योंकि आपकी क्या परफॉर्मेंस है सभी को पता है। आपकी परफॉर्मेंस है ये, यानी कि ये जो आप बता रहे हैं ना श्रीलंका में जाके कि एक मुर्गी ले लो, उसके साथ कुछ अंडे ले लो, और फिर उस अंडे और मुर्गी का जो बिजनेस आप बता रहे हैं, ये चीज असल में आप करते हैं और यही आप सबको बताते हैं। दूसरा काम क्या इमरान खान साहब ने किया श्रीलंका में जाके, उन्होंने जो श्रीलंका के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनाउंस किया कि जी हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे। बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो एक बड़ा सा जाहिलों का टोला आपने पार्लियामेंट में बिठा रखा है, और ऊपर से आपने पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज का जो बजट है वो 50% कम कर दिया है। यानी पाकिस्तान में जो एजुकेशन का बजट है यूनिवर्सिटीज का, वो इमरान खान साहब ने 50% कम कर दिया है, और वो श्रीलंका में जाके ये भाषण दे रहे हैं कि वहां के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। तो अजीब सी बात है, मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों को मतलब क्या सोच के बात करते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं। मुझे मुझे इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अगर किसी को समझ आए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, खास तौर पे ये जो आपके यूथियाज हैं, यूथिया जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं जी एहसान उल्लाह एहसान की।
बिल्कुल जी, एहसान उल्ला एहसान, बिल्कुल वही दरिंदा, वही जानवर है जिसने के ये बात कबूल की, खुद कबूल की, और उसको मालूम है और उसने किया है कि उसने आर्मी पब्लिक स्कूल के बेशुमार मासूम बच्चों को मारा। उसके बाद उसको हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारे लोगों ने बड़े आराम से एक बड़े से घर में रखा, उसकी फैमिली समेत, उसके बच्चों के साथ, उसको इंटरनेट की फैसिलिटीज दी गई, वो फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी चला रहा था बैठ के, तरह तरह के खाने खा रहा था, बिल्कुल एक परफेक्ट वीआईपी लाइफ उसको दी, और उसके बाद उसको गायब करा दिया। अब जब उसको गायब करा दिया तो उसके बाद जो है वो सब लोग कह रहे जी ये किधर गया, एकदम से डिसअपियर कैसे हो गया है। तो अब जी हमारे डीजीआईएसपीआर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी उसको भगाने में, उसको फरार करवाने में आर्मी के ही कुछ लोगों का हाथ है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब अजीब किस्म के लोग, एक तरफ आप लोग कहते हैं जी हम तो नंबर 1 है, और दूसरी तरफ आपके यहाँ से इतना बड़ा एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट आपके यहाँ से निकल के भाग जाता है, और उसके बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आके मीडिया के सामने कहते हैं हाँ जी वो हमारे से फरार हो गया है, और हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसको किसने जो है इस तरह से भगा दिया। तो भगा दिया, वो तो आप करते रहिए इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उससे पहले आप ये इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि उसको रखा किसने था इतने बड़े घर में, उसको उसकी पूरी फैमिली के साथ, उसके बीवी बच्चे सब आराम सुकून से जो है घर में सब लोग रह रहे थे, उसको आपने सारी फैसिलिटीज दी थी जैसे किसी 5 स्टार होटल की होती है। तो फिर ये सारी फैसिलिटीज उसको किसने प्रोवाइड की, किसके हुक्म पर ये हुआ, ये आप जरा पता लगाएं, और ये भी जरा हमें बताएं कि 2018 यानी 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया। ये ऐसे ऐसे निकम्मे और ऐसे ऐसे बेकार किस्म के लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये किसकी मेहरबानी है। ये इलेक्शन जो था उसमें जो वोट, अभी भी आपने देखा, रिसेंटली आपने देखा बाय इलेक्शंस में किस तरह से जो है पूरा का पूरा स्टाफ उठा के ले गए, और इलेक्शन कमीशन का, और उसके बाद कह दिया कि जी धुंध थी, उनको तो फॉग में वो परेशान हो गए, गायब हो गए। डब्बे पहले गायब हुआ करते थे, आप तो थैले उठाया करते थे ना वोटिंग के, अब आप जो है पूरा पूरा स्टाफ उठाना शुरू हो गए हैं। तो उसके बारे में भी सर अगर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते तो मेरे जैसे छोटे मोटे मामूली से जो जर्नलिस्ट हैं, हमें भी थोड़ा सा कुछ पता लग जाता। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं कि जी आमिर लियाकत की। ये एक इंतहाई बेशरम और बेगैरत आदमी का नाम है, उसका नाम है आमिर लियाकत हुसैन। इस तरह की वो दूसरे रिलीजन्स की कोई इज्जत नहीं है उसकी नजरों में, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, और अनफॉर्चुनेटली ये किसी जमाने में हमारा रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर भी रह चुका है। अपने आप को बड़ा इस्लामिक स्कॉलर समझता है, लेकिन अगर कोई अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कह दे तो उसका सीधा मतलब यही होता है कि वो बेहद बेगैरत आदमी है, और उसको मजहब से ना तो कुछ पता है ना कोई लेना देना है। ये तस्वीर लगाते हुए उसको जरा भी शर्म नहीं आई कि हिंदू कम्युनिटी के अलावा पूरी दुनिया में जो हिंदू रहते हैं उनको क्या लगेगा, उनको क्या महसूस होगा। नहीं, उसके बाद एक क्योंकि थोड़ी बहुत इधर उधर से लान तान हुई है, गालियां शालियां पड़ी हैं, तो उठ के उसने एक माफी की ट्वीट लगा दी। क्या माफी की ट्वीट लगाना काफी है? अगर इस्लाम में इस तरह से कोई करे, और इस्लाम के बारे में या इस्लाम के किसी भी बड़े पर्सनालिटी के बारे में कोई इस तरह की स्टेटमेंट लगाए, तो क्या सिर्फ माफी देके छोड़ देंगे? नहीं, उसकी तो गर्दन उड़ा देंगे, उसके ऊपर तो ब्लास्फेमी लॉ हो जाएगा, उसको तो गोली मार देंगे, कुछ भी, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर किसी और मजहब के साथ ऐसा करने के बाद आमिर लियाकत हुसैन सिर्फ माफी देके कैसे बच सकता है? उसको सिर्फ माफी देके छोड़ा जाना क्या ठीक लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसे, और उसको भी जो है वो कटहरे में लाना चाहिए, इसको प्रॉपर सजा देनी चाहिए। अगर इसको गोली नहीं मारते तो मुझे समझ नहीं आती है एमक्यूएम वाले, एमक्यूएम वाले का तो बड़ा मशहूर था कि जी अगर कोई उनकी पार्टी छोड़ दे तो वो मार देते हैं, या आमिर लियाकत हुसैन ने एमक्यूएम छोड़ी तो इसको छोड़ दिया उन्होंने। क्या बात है, बोरी खत्म हो गई थी या गोली खत्म हो गई थी अल्ताफ हुसैन के पास? क्योंकि वो तो लंदन तक में जाके लोगों को मरवा देता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, और हमें तो लगता है कि जी जैसे परवेज मुशर्रफ ने कहा था ना
कि उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, तो मुझे यही डर है कि किसी दिन ये लोग ये ना कह दें कि एहसानुल्लाह एहसान भी हमारा हीरो है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर परवेज हूद भाई और अब्दुल सत्तार ईदी साहब, इस तरह के लोग हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो तो ये दहशतगर्द और ये जितने ये टेररिस्ट हैं जो दूसरों को जाके मारते हैं या मार देने के लिए भेजते हैं, ये हमारे हीरो हैं और यही हमारे हीरो बताए जाते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में 4 फीमेल्स को जो है, 4 खवातीन जो थी उनको गोलियां मार दी गई और टेररिस्ट ने गोली मार दी, जो कि एक्टिविस्ट थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, उनको मार दिया। लेकिन हमारे मीडिया में इसकी कोई न्यूज़ खास नहीं चली, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत बिजी है। हमारे मीडिया को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में क्या हो रहा है या किसी खवातीन को क्यों मार दिया गया, किसी लेडीज को क्यों गोलियां मार दी गई। उसके लिए हमारे मीडिया के पास टाइम नहीं है। हाँ, हमारे मीडिया के पास टाइम है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो ये बताने में बहुत इंटरेस्टेड होता है कि जी आर्मी चीफ ने जो है वो लाइन में खड़े होकर इस्लामाबाद क्लब, जहां की मेंबरशिप लाखों में है, उसके बगैर आप अंदर जा नहीं सकते वहां पर, तो उस जगह पे उन्होंने लाइन में लग के ऑमलेट लिया नाश्ते के लिए। अब इस पे क्या इंसान कहे, क्या बात करूं मैं इसके ऊपर। अजीब किस्म की हमारी कौम है और इसी किस्म के हमारे लोग हैं, और इनको इस पे ना तो कोई शर्म है और ना ही कोई हया आती है कि ये क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया वाले जो है वो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके तरह तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और वो इसके अलावा बहुत आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सेनेट के इलेक्शंस में जो वोटिंग होनी है वो हमें सीक्रेटली करनी है या हमने ओपन में करनी है। मतलब हम इतने छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपना दिमाग जो है थोड़ा बहुत जो बच गया हम लोगों का, हम वो खर्च कर रहे हैं। और हमारे जो सो कॉल्ड हम जिन्हें दुश्मन मानते हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे कितना आगे जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बातें करने के लिए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए हैं और सिर्फ अपनी अपनी ये लोग कुर्सियां बचाने के लिए। जब फैसल वाउडा को अदालत ने मेरे ख्याल 40 बार अभी तक, 40-50 बार अभी तक जो है वो उसको बुलाया जा चुका है, उसको लेटर जा चुका है कि जी आप कोर्ट में हाजिर हो, और उसके बाद फैसल वाउडा एक बार भी नहीं हाजिर होते, फैसल वाउडा लिफ्ट ही नहीं कराते। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ की कितनी स्ट्रॉन्ग हमारा लॉ है, कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी अदालतें हैं और कितने स्ट्रांगली हमारे यहाँ काम होता है। और जाहिर है अगर हमें किसी को, अब किसी कंट्री का हम कुछ बिगाड़ तो पा रहे नहीं है, जो जिन लोगों से हमारी कहना चाहिए कि हमें गुस्सा आता है, जिनसे हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, लेकिन हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, तो हमें फाइनली हमारे यहाँ जितने भी उलमा हजरात हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जिनकी बड़ी दुआएं कबूल होती हैं, उनको ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा करे कि वहां पर इमरान खान साहब जैसे लीडर्स आ जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब जैसे लीडर्स अगर भारत में आ गए और इसी तरह अगर हमारे किसी से टर्म्स खराब है, चाहे वो इजराइल हो या कोई हो, वहां पर अगर इमरान खान जैसे लीडर आ गए, उनका वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाना है। उनको हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हम यहाँ से बैठ के देखते रहेंगे और उनके लीडर ही उनका जो है वो बोरिया बिस्तरा पैक कर देंगे और उनको घर भेज देंगे। तो बिल्कुल आई होप कि नेक्स्ट लीडर जो भी आए वो भारत में इमरान खान साहब जैसा आए, ताकि यहाँ पे सब लोग खुश हों कि देखा इंडिया की क्या हालत हो गई। लेकिन उसके लिए पहले हमें तो बचना पड़ेगा ना। हम रहेंगे तो हम देखेंगे ना कि हमारे साथ वाली कंट्रीज का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि वो तो धड़ाधड़ तरक्की करते जा रहे हैं। कभी वो मार्स पे जा रहे हैं, कभी वो कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बैठ के बस यही सोच रहे हैं कि बाई इलेक्शन में कैसे डब्बे चोरी हो और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में कौन से चोर आ रहे हैं। और यहाँ पर महंगाई है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है, और उसके लिए आपने बस घबराना नहीं है।